तो आज 28 तारीख के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल डिस्कशन में हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करेंगे। तो पहला न्यूज़ है, एरा ऑफ ग्लोबल बॉयलिंग हैज़ अराइव्ड, वॉन यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस। तो ये न्यूज़ में क्या आपको जानना है? अगर आप स्टेटमेंट वाइज यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं इस न्यूज़ का। अदरवाइज़ बस एक परसेप्शन, बस एक दिमाग में रखिए कि क्लाइमेट चेंज पे क्या असर पड़ रहा है, क्लाइमेट जो ग्लोबल वार्मिंग का असर जो पड़ रहा है उसी का एक कंसिक्वेंसेस है। तो जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो, उन्होंने वार्न किया है कि जिस तरह से अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी ग्लोब वार्म हो रही है, और जिस तरह से हीट वेव चल रहा है, अभी हम ग्रीक में ही सुने थे न्यूज़ कि वहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो चुका है, और अपने इंडिया में भी ऐसी न्यूज़ आई थी, हीट वेव्स के कंसिक्वेंसेस देखने को मिले थे। पिछले साल हम लोग ऑस्ट्रेलिया में ये न्यूज़ देखे थे, फॉरेस्ट फायर हुआ था। तो ऐसी जो न्यूज़ आ रही है उसी पे ये था कि ग्लोबल वार्मिंग हैज़ इंडेड एंड द एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग हैज़ अराइव आफ्टर साइंटिस्ट सेड जुलाई वॉज द वर्ल्ड हॉटेस्ट मंथ। जुलाई जो था इस बार का वो पूरे वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट मंथ था, ठीक। और क्लाइमेट चेंजेस हियर इस, अब इसको आप यूज़, ये स्टेटमेंट को एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग, इसको आप यूज़ कर सकते हैं जब भी ग्लोबल वार्मिंग पे कोई क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस एक और न्यूज़ इसी पे था कि एट 120 केरला रिपोर्ट मोस्ट डेथ फ्रॉम हीट वेव्स दिस ईयर। केरला में डेथ हुआ है हीट वेव की वजह से। तो अभी इस न्यूज़ पे हम बात करेंगे कि ये हीट वेव्स होता क्या है। हीट वेव्स पता है कि जब भी नॉर्मल टेम्परेचर जो आपका चल रहा है उससे अगर 6 डिग्री सेल्सियस या 6.5 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ जाए तो ये आपका हीट वेव होता है, और इससे अगर ज़्यादा अगर और बढ़ता है तो वो सीवियर हीट वेव होता है। तो ये कंडीशन हीट वेव की होती है। अब हीट डोम क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए जब भी गर्म हवाएं होती हैं तो वो पानी के ऊपर आती हैं, पानी के ऊपर आएंगी तो यहाँ इवेपोरेशन होगा, ये ऊपर जाएंगी हवाएं। अगर वहाँ से वापस से उस हवाओं को नीचे धक्का मिलते रहे, कंप्रेस होते रहे, ये ऊपर जाएंगी, नीचे से उधर से भी एक फोर्स लग रहा है, तो ये हवाएं बीच में एक्यूमुलेट हो जाएंगी, ठीक, एक्यूमुलेट हो जाएंगी बीच में, तो ये इस एरिया को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगी। इसको हीट डोम बोलते हैं, ठीक। ये हवाएं ऊपर गई, ऊपर से कोई प्रेशर इनको रोक रहा है यहाँ पे, और ये पूरा यहाँ पे कवर हो गया, तो फिर ये हीट डोम बनता है। तो ये एक केरला का भी न्यूज़ आप उसमें वो इंक्लूड कर सकते हैं कि 120 डेथ रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ये लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इस वजह से इस न्यूज़ का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये न्यूज़ था, बहुत ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल स्टेटमेंट है ये। अगला न्यूज़ है स्पेनिश। अब देखिए, स्पेन में हम इसके पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि स्पेन में आपको 3 जो फार राइट गवर्नमेंट की डिमांड हो रही है कि फार राइट अपना दबदबा बनाएगा। तो स्पेन पार्लियामेंट इलेक्शन ऑन संडे को इनका इलेक्शन था, और अभी रिज़ल्ट ये आया था कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं बनाया, हंग पार्लियामेंट का सिचुएशन आ गया। हंग पार्लियामेंट क्या होता है? हंग पार्लियामेंट ऐसा होता है कि जिस पार्लियामेंट में कोई भी पार्टी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाती है तो वो हंग पार्लियामेंट होता है। अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है कि वो अगर हंग पार्लियामेंट का सिचुएशन है तो वो एक प्राइम मिनिस्टर को चुनता है, ठीक है। बट स्पेन में ऐसा प्रोविजंस नहीं है, इस वजह से स्पेन में जो सोशलिस्ट पार्टी के इस टाइम पे जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी फिर से इलेक्शन कराने की डिमांड कर रहे हैं। स्पेन में 3 पार्टी चलती है, एक पीपल्स पार्टी कंजर्वेटिव है, एक फार राइट पार्टी है, और एक आपकी जो है सोशलिस्ट पार्टी है जिसके प्रेजेंट टाइम पे आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। बाकी की जो दो पार्टी है, तो यहाँ पे देखिए कि बात हो रहा है कि सोशलिस्ट पार्टी रिमेन फेवरेट चॉइस ऑफ द इलेक्टोरस इवन द व्हेन फार राइट दिस। तो फार राइट के बाद भी ना अभी भी पार्टी ये है कि सोशलिस्ट पार्टी को ही लोग ज़्यादा चुन रहे हैं। लेकिन क्या बात ये है कि जो आपकी फार राइट पार्टी है और जो आपकी ये पीपल्स पार्टी है जो कंजर्वेटिव, ये दोनों का कोalition बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके एक फार राइट गवर्नमेंट क्रिएट करेंगे अगेंस्ट द सोशलिस्ट पार्टी, ठीक। तो लेकिन अभी रिजल्ट कुछ निकला नहीं है। यूरोप हैज़ सीन अ क्लियर शिफ्ट टुवर्ड द राइट। यूरोप में हम बहुत अलग अलग कंट्री, जैसे इटली का एग्जांपल लेंगे, रिसेंटली हुआ है, और ग्रीस का एग्जांपल लेंगे, वहाँ भी रिसेंटली हुआ कि फार राइट पार्टी जीत रही है। तो यूरोप में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि फार राइट पार्टी जीत रही है। अब फार राइट और लेफ्टिस्ट पार्टी क्या होता है? राइटिस्ट पार्टी वो होती है जो कंजर्वेटिव होती है, जो अपने गवर्नमेंट मतलब अपने लोगों के बारे में सोचती है, बाहर लोगों के बारे में नहीं सोचती है, वो ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करती है।
वेरएज़ अगर लेफ्टिस्ट की बात करेंगे तो वो क्या करती है, वो बाहर की चीज़ों को कंसिडर करती है, वो एकदम से पूरे तरीके से ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करती, वो मॉडर्न वैल्यूज़ को भी जगह देती है। तो ये ये जो होता है ये आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है। ठीक, फिर आप बात करेंगे कि इमिग्रेंट्स एंड आप देखिए माइग्रेंट जो आते हैं, जो माइग्रेंट्स जैसे इमिग्रेंट्स होते हैं, इमिग्रेंट्स होता है और एमिग्रेंट्स होता है। तो जैसे कोई आदमी, जैसे इंडिया से कोई आदमी गया यूरोप में गया, तो यूरोप वहाँ वालों के लिए वो एमिग्रेंट्स हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे एमिग्रेंट्स ये इमिग्रेंट्स होगा। तो अगर यहाँ से कोई आदमी यूरोप में जाता है तो वहाँ वालों के लिए वो इमिग्रेंट्स होगा, लेकिन हमारे लिए वो आदमी जो गया है वो एमिग्रेंट्स होगा। ठीक, तो अगर इसको ऐसे याद करना है तो आई से इमिग्रेंट्स से आप आई इंटरनेशनल, मतलब वहाँ के लिए वो इमिग्रेंट्स होगा, ऐसे याद कर सकते हैं, और हमारे लिए जो होगा एमिग्रेंट्स होगा। तो इमिग्रेंट्स को वो लोग अब क्या करेंगे, जो राइटिस्ट पार्टी होता है वो इमिग्रेंट्स को जगह नहीं देना चाहती, वो चाहती है कि जो भी हो हमारे लोगों के लिए हो, जो हमारा मतलब जितना भी चीज़ हो, रिसोर्स हो, वो हमारे लोग ही यूज़ करें, बाकी कोई ना यूज़ करे। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि अभी कोई कंक्लूज़न निकला नहीं है। अब स्पेन का एग्जाम, एल्सवेयर इन द कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग फ्रांस फार राइट पार्टीज विद द नियो नाजिस्ट टाइज विद द एसेंट, बट स्पेन केस हैज़ बिन डिफरेंट। स्पेन में अभी फार राइट पार्टी थी नहीं, सोशलिस्ट पार्टी थी, लेकिन अब यहाँ पे फार राइट भी इस्टेब्लिश हो रही है। ठीक, तो बस इसमें न्यूज़ में तो मुझे बहुत कुछ खास और एक्स्ट्रा लगा नहीं, इतना ही इनफ है। ठीक, फिर अब आपका क्या है, बायोसिमिलर्स। बायोसिमिलर्स में बता देता हूँ क्या है। जब भी कोई ड्रग्स बनाया जाता है तो वो महंगा होता है, तो उसको अगर कोई महंगी ड्रग है उसका पेटेंट लिया हुआ तो दूसरा उसको ख़रीदना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। लेकिन अगर कोई प्रोविजंस ला दिया जाए और इसकी पेटेंट को रिलैक्स कर दिया जाए तो उस ड्रग के बदले एक जेनरिक दवा बनती है। अब इस जेनरिक दवा को ही बायोसिमिलर बोलते हैं, मतलब उस सेम दवा के हिसाब से भी एक दवा बनाई जाती है जो सस्ते में मिलती है, जो अफोर्डेबल होती है, लेकिन उसी दवा में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसको अच्छे तरीके से पास नहीं कराया जाता उसको। तो ये एक कंसर्न है कि एक मतलब अगर दवाएं जेनरिक तो हैं, सस्ता तो मिल रहा है, बट अगर वो हेल्थ को सही ना करे और अगर उसमें कुछ मिलावट हो तो वो और हेल्थ को ख़राब करेगी। तो बस वही बात हो रही है इसमें। तो बायोसिमिलर्स क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। फिर अगला क्या है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल अभी चल रहा है, अभी ये पास तो हुआ नहीं है, अभी ये पार्लियामेंट में ही है। तो उसमें क्या है कि ये बात हो रही है कि रिसर्च पे लेके एक अलग से एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो द साइंटिस्ट कम्युनिटी इन इंडिया अबस विद द क्यूरियोसिटी, मतलब ये साइंटिस्ट जो कम्युनिटी पूरे इंडिया की है वो एक बहुत क्यूरियोसिटी से देख रही है कि ये जो नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन बिल जो अभी ये इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये क्या करेगा, इंडिया के रिसर्च इकोसिस्टम को बढ़ाएगा, बहुत अच्छा मजबूती देगा। द बिल इज़ टू बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, वंस पास्ड इट इज़ टू बी एस्टैब्लिश एन एपेक्स बॉडी टू स्पेयर हेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जब ये करेगा तो क्या करेगा, इसकी वजह से रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ेगा। अब साइमल्टेनियसली द बिल सीक टू रिपील द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008। तो ये क्या करेगा, सर्व जो पहले से बना हुआ है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, उसको ये रिपील करेगा, उसको हटाएगा, ये उसकी जगह पे ये अपना जगह लेगा, जो कि वो पहले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर में आता था, तो अब ये उसकी जगह पे आएगा। तो फिर यही सब बता रहा है, जैसे कस्तूरी रंजन कमेटी के हिसाब से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अडॉप्ट किया गया था, तो उसमें ये बहुत यूज़फुल करेगा ये। फिर अलग अलग जैसे कि फ़ंड प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ दिया हुआ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, द इंडियन काउंसिल एंड एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये सबको वेरियस बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर में इंक्लूड होंगी। लेकिन अब बजट का इशू है, जैसे इसमें 20,000 करोड़ की बात हो रही है, जो कि पूरे जीडीपी का आपका 0.1% ही बताया जाए। तो अभी भी बजट उतना ही है, कम है। बजट को बढ़ाने की बात हो रही है कि बजट को बढ़ाया जाएगा ताकि ज़्यादा एम्बिट होगा। बस इसमें भी वही है कि अगर इंडिपेंडेंट चीज़ें की जा रही हैं तो और अलग अलग डोमेन में अगर खर्च करना है तो अलग अलग पैसा भी आपको देखना है, क्योंकि सब चीज़ को अगर एक अम्ब्रेला बॉक्स के अंदर में आप ला रहे हैं तो उसके अंदर की स्कीम के लिए अलग से पैसा भी आपको देने की ज़रूरत है। फिर अगला जो है फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, लोकसभा जो है पास किया फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2023 का।
विथ नो सब्सटेंसिव चेंजेस फ्रॉम द ओरिजिनल। जो पहले वर्जन था जो मार्च में इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें से अभी कोई चेंजेस नहीं किया गया, वही बिल मतलब अभी पास हुआ है। द इग्नोर्स स्ट्रॉन्ग पब्लिक ऑब्जेक्शन दैट हाईलाइटिंग अ नंबर ऑफ कंसर्न। जैसे फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल में बहुत सारे लोगों का एजिटेशन था, उसको अमेंड नहीं किया गया। द बिल कमिंस विद द प्रॉमिस प्रियम्बल एक्सप्रेसिंग अ कमिटमेंट टू अचीव द नेट जीरो एमिशन। अब इस बिल में 2070 तक नेट जीरो एमिशन को हमको न्यूट्रल होना, कार्बन न्यूट्रल होना। तो इसको नेट जीरो एमिशन मतलब नेट जीरो मतलब हम जितना एमिट कर रहे हैं, कार्बन का एमिशन कर रहे हैं, उतना हम उसको रिकवर भी कर ले रहे हैं, तो ये नेट जीरो एमिशन होता है। तो 2070 को में इसको कंप्लीट करना, पंचामृत जो हमारा COP26 में लिया गया था ये उसका पार्ट है, तो ये इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर क्या है, हाउ एवर द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द बिल सोल little connect with the preamble. Instead it excluded entire categories of forest from the ambit of the law and ironically even facilitate the destruction of the forest। तो अब ये ऑथर इसको क्रिटिसाइज़ करें कि ये थोड़ा सा ये इतना रिलैक्सेशन दिया गया प्राइवेट प्लेयर्स को कि वो फॉरेस्ट को और डिस्ट्रक्शन करेंगे। इस बिल में कुछ खास ऐसा लोगों के लिए तो बात की नहीं गई है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, कंजर्वेशन का मतलब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कंजर्वेशन करना, ये पहले 1980 का था, जो क्या बोलता था विच दिस बिल एम्स टू अमेंड। ये बिल उसको अमेंड करेगा, जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को अमेंड करेगा। उसमें क्या था कि एमिटेड जस्टिफिएबली अडॉप्टेड अ रैदर प्रोटेक्शनिस्ट स्टेंस विच मेड फॉरेस्ट क्लियरेंस टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू ऑब्टेन। तो वो बिल जो पहले था फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 का, उसमें क्या था कि इतना रिजिड प्रोसेस था फॉरेस्ट, जैसे कि मान लीजिए किसी प्राइवेट प्लेयर को अगर फॉरेस्ट का लैंड चाहिए तो इतना रिजिड कर दिया था प्रोसेस को कि उसको बहुत उस या तो पैसा लगता था या बहुत टाइम लगता था, तो इतना रिलैक्सेशन नहीं था। लेकिन अभी इसके बिल में ना बहुत रिलैक्सेशन दिया गया, तो इतना आसान नहीं हो, मतलब तो बहुत आसानी से क्या होगा, फॉरेस्ट जो है प्राइवेट प्लेयर फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट का यूज़ आसानी से कर लेंगे। ठीक, फिर क्या है कि वाइल करेंट डेवलपमेंट नीड्स प्रायोरिटीज मस्ट बी रिकॉग्नाइज, द बिल डेविएट्स द सिग्निफिकेंट मैनर फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द ओरिजिनल लॉ। देयर 3 points that emerged from the bill have caused considerable concentration among the environmental experts: the narrow definition of forest and under scope, the exclusion of significant tracts of forest area, and the granting of sanction to additional activities that were regulated earlier। तो एक तो फॉरेस्ट के डेफिनेशन को ब्रॉड नहीं किया गया, प्लस एक ऐसा रिलैक्सेशन दिया गया कि ये और ज़्यादा जो है रेगुलेट नहीं किया गया, तो ये और ज़्यादा फॉरेस्ट को हार्म ही पहुँचाएगा। दिस नीड टू बी बेटर एक्सप्लेन, तो ये इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। दिस बिल विल सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द लैंडमार्क गोदावरम जजमेंट में फॉरेस्ट की डेफिनेशन दी गई थी। तो ये मतलब इसके जो जिसमें क्या बोला गया था कि एक्सेड स्कोप ऑफ 1980 एक्ट, दैट उस वाले जो जजमेंट को 1980 में भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन यही है कि इसमें स्कोप को बढ़ाया नहीं गया इस वाले बिल में। तो कमियों को बता रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं ऑथर। अभी तो बिल देखिए राज्यसभा में भी मूव होगा, अभी पास होगा कि नहीं देखते हैं, अभी तो बिल ही है। तो वही है। फिर इसमें जो मेन पॉइंट तो ये बता रहे हैं कि दिस चेंज द कुड पोटेंशियली इम्पैक्ट अराउंड 28% ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो जो 28% फॉरेस्ट कवर को ये इम्पैक्ट करेगा, जो कि आपका 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में आता है। उसके बाद से क्या बताया जा रहा है कि द बिल एक्सक्लूड द सम इंडियाज़ मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम को भी वो करेगा। तो बिल की कमियों को बता रहे हैं कि ये बिल क्या करेगा। तो पहले ये अलग अलग चीज़ों पे डोमेन में देख रहे हैं चीज़ों को। तो जैसे कि बात की कि वाइल दिस फॉरेस्ट इंक्लूड द फ्रूट्स, ऑर्किड्स एंड प्लांट्स एंड दे आल्सो इनकम्पास द फॉरेस्ट एक्सक्लूड क्वालिटी एंड कंजर्वेशन वैल्यू एंड इन द कैटेगरी ऑफ द unclassed forest in Nagaland and to have the fire to be officially recorded और deemed forest क्या होता है, जो फॉरेस्ट में अभी आया नहीं है और फॉरेस्ट में भी आने वाला है, तो उसकी बात होती है। तो अलग अलग फॉरेस्ट की, जैसे गोदावरम जजमेंट में बहुत सारे फॉरेस्ट को कवर किया गया था, लेकिन इसमें फॉरेस्ट के डोमेन को थोड़ा ब्रॉड नहीं करके और छोटा ही कंसोलिडेट किया गया है। तो ये पहली कमी ये है। दूसरी कमी ये है कि बिल एक्सक्लूड सम ऑफ द इंडियाज मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम एज इट रिमूव्स द नीड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू द 100 किलोमीटर। जैसे कोई फॉरेस्ट है तो उसके 100 किलोमीटर के बाहर भी एरिया को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन इस बिल में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया कि वो चीज़ें नहीं की जाएंगी। दिस इंक्लूड ग्लोबली रिकॉग्नाइज बायोडाइवर्सिटी, उस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ही के कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। तीसरा क्या है कि अभी लेकिन हम कुछ दिन पहले ही मतलब यही चीज़ है कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो लैंडस्लाइड जो आता है एरिया में, जो माउंटेनियस एरिया में, इसी वजह से आता है कि फॉरेस्ट को बहुत काटा जाता है, तो ज़मीन जो होती है वो बहुत इरोड होने लगती है, तो इसलिए जो आपके लैंडस्लाइड आते हैं। तीसरा क्या है कि द बिल इंट्रोड्यूस एग्जम्प्ट फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सच एज
इंट्रोड्यूस एग्जामेशन फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जैसे कि जू, सफारी पार्क, ये सभी को सिस्टम फैसिलिटी, इन सब चीज़ों को बना सकते हैं। तो ये सब वही बता रहा है कि अब इसके क्रक्स से ही पता चल जाएगा कि द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द बिल सोज लिटिल कनेक्ट विद द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल से लिटिल कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये चीज़ों को पूरा नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये कमियों को पॉइंट आउट कर रहे हैं ऑथर। अगला बात करेंगे हम ये सिनेमेटोग्राफी जो बिल अभी जो राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा में मूव हुआ है। तो इसी बिल की बात हो रही है कि अमेंडमेंट बिल 2023 का है। एंटी पायरेसी प्रोविजंस इसमें डाला गया है। जैसे किसी का कंटेंट अगर कोई चुराता है तो वो कॉपीराइट वाला कंटेंट, तो वो प्रोविजंस इसमें डाला गया। द बिल प्रपोज अ जेल टर्म अप टू द 3 या 3 साल का जेल और 3 साल का जेल है, और 5% ऑफ द फिल्म प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो आपका पेनाल्टी लगेगा। तो भाई ये बिल सिक अमेंड टू द सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 को अमेंड करेगा। फिर उसके बाद से ऑथराइज द सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन टू रिक्वायर कट्स द फिल्म टू एंड क्लियर देम एग्जीबिशन इन द मास एंड टेलीविजन। तो CBFC जो सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, तो ये एक चीज़ों को, यही सेंसर बोर्ड का काम यही करता है। तो यही फिल्म को जो भी सीन होता है, जो इंटीमेट सीन होता है, उसको काटता उड़ता है। फिर इसमें थोड़ा सा ये जो UA जो अंडर एडल्ट, ये सब +7 ये जो होता है, ये कैटेगरीज को थोड़ा सा ब्रॉड किया गया है। तो अभी ये पास होगा तो फिर ये इसकी हम बात करेंगे। फिर PLI स्कीम जो है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम को केमिकल और पेट्रोकेमिकल में भी एक्सटेंड किया गया है। तो ये न्यूज़ है। अब PLI स्कीम क्या होता है, जब भी कोई कंपनी खोलती है, जैसे मान लीजिए कोई टाटा मोटर्स या फिर कोई कंपनी बाहर की, अगर कोई कंपनी इंडिया में खोलना चाहती है तो गवर्नमेंट उसको कुछ बेनिफिट देती है ताकि वो कंपनी यहाँ परफॉर्म करे अच्छे से। तो वही PLI होता है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव मिलता है ताकि वो कंपनी यहाँ पर काम करे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। इधर आपका ये चाइना वाला ही न्यूज़ है, तो इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बट आपको मैं ये नाइजीरिया का एक न्यूज़ था। नाइजीरिया में जैसे कि अभी कूप हुआ है, मिलिट्री कूप हुआ है। तो ये उसकी 1999 में इसके पहले कूप हुआ था। जैसे फ्रेंच का इसमें एक कॉलोनी था ये नाइजर, अब ये नाइजर है, नाइजीरिया नहीं है, सॉरी नाइजर है। तो फ्रेंच की कॉलोनी थी नाइजर, अभी वहाँ पे कूप हुआ है 1919 जब यहाँ पे ना, इसके पहले 1999 में यहाँ पे कूप हुआ था, और ये इसके बाद से अभी ये कूप का कंडीशन बना है। तो अभी इस पर कुछ बहुत कोई रेलेवेंट रीज़न नहीं बताया जा रहा, बट ये बताया जा रहा कि ऑटोक्रेटिक रूलिंग था, इस वजह से यहाँ पे ये कंडीशन बनी हुई है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो बहुत कुछ खास न्यूज़ था नहीं, तो हम बात किए। फिर अगर देखते हैं कोई और रेलेवेंट न्यूज़ आता है तो कल मिलते हैं फिर अच्छे न्यूज़ के साथ। ठीक है, थैंक यू।